हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट सेशन से अपना न्यू ये सत्र शुरू किया है 2023-24 और हम यहाँ पर आज से आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो कि है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो आप लोग अपनी नोटबुक पेन वगैरह सब कुछ निकाल लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कराए जाएंगे, इम्पोर्टेंट बातें समझाई जाएंगी, उसको आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। कहीं पर आपको कोई डाउट होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग पूछ लेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, चैप्टर 1 ठोस अवस्था हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, सॉलिड स्टेट। सबसे पहले जो यहाँ पर ठोस अवस्था लिखा गया उसको समझते हैं और उससे पहले हम पदार्थ को समझते हैं, क्योंकि अवस्था जो होगी आपके पदार्थ की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की कि पदार्थ क्या होता है, जिसको आप मैटर कहते हैं। हमने कहा या हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, हम उसमें यूज करते हैं एनीथिंग विच कैन occupy space and have mass called matter। ओके, जिसमें भी आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है और जो आयतन घेरता है यानी स्थान घेरता है, उन सभी को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वो वस्तु भी हो सकती है, इसके अलावा हवा है, कई गैसेज हैं, तो सब चीजें आपकी पदार्थ की श्रेणी में आती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, वे सभी चीजें या वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उन सभी को क्या कहेंगे आप? पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा, पदार्थ क्या है आपका? जिस भी चीज में आपका द्रव्यमान है, यानी अगर आप उसको वेइंग मशीन में रख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट आ रहा है। ठीक है, और जो स्थान घेर रही है वो सारी आपकी किसकी श्रेणी में आती हैं बच्चों? पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। कक्षा 9 में भी आप ये पढ़ा, कक्षा 11th में आपने ये पढ़ा है, तो ये सारी आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। ओके, इसके अलावा स्थान घेरने की आप जैसे बात करते हैं, तो बड़ी बड़ी वस्तुएं तो स्थान घेरती हैं। आप देखते हैं कि आपने किसी बॉक्स के अंदर कुछ सामान रखा तो उसने बॉक्स का पूरा स्थान क्या कर लिया? कवर कर लिया। इसके अलावा आप जैसे हवा की बात कर रहे हैं, तो हवा भी आपका स्थान घेरती है। जैसे आप अगर बलून में हवा को ब्लो करते हैं, हवा भरते हैं, तो धीरे धीरे हवा भर करके बलून अपना शेप चेंज कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि बलून में जो खाली स्थान था वो हवा ने भर दिया है, तो यानी उसमें आयतन है, उसमें अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं, तो यानी कि उसमें द्रव्यमान भी है। तो उसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों है, इस वजह से आपका वो भी पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से हम पदार्थ की बात कर रहे थे कि वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होगा और जो आयतन ग्रहण करती हैं, यानी कि जो स्थान घेरती हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, वो सभी आपकी पदार्थ की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पदार्थ को क्लासिफाई करने की या वर्गीकृत करने की। तो सबसे पहले जो आप वर्गीकरण देते हैं वो भौतिक आधार पर देते हैं। आप कहते हैं पदार्थ अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। मेनली आप यहाँ पर मुख्य रूप से 3 या 4 अवस्थाओं की बात करते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस के बारे में आप बात करते हैं, कभी कभी में आप प्लाज्मा के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो हम मेन यहाँ पर तीन भौतिक अवस्थाएं लेकर चलेंगे। तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं और भी हैं, हम 3 की बात कर रहे हैं यहाँ।
पहली जो आपकी अवस्था है वो होती है ठोस, दूसरी आपकी क्या होती है द्रव, तीसरी होती है आपकी गैस। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में आप कहते हैं कि पदार्थ आपको ऐसे मिलता है कि कोई भी वस्तु को अगर आप देख रहे हैं या किसी भी चीज को आप पदार्थ बोल रहे हैं तो उसका आकार तो एक निश्चित होने वाला है। क्या कह रहे हैं हम? आकार निश्चित होगा। जैसे कि जिस बुक या नोटबुक से आप पढ़ रहे हैं ये बहुत पुरानी भी हो सकती है या आपका नई भी हो सकती है, ठीक है। तो आकार इसका निश्चित है। अगर आप साल भर तक इसी बुक से पढ़ रहे हैं तो ये बुक का शेप यही रहने वाला है, आकार यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी गर्मियां बढ़ेंगी तो बुक अपना आकार को मॉडिफाई कर लेगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में आपके बुक का या किसी पेन से आप लिख रहे हैं, आपके पास बैग है, आपके पास चेयर टेबल्स हैं बैठने के लिए, बेंचेस हैं, तो ये इन सब का आकार यही रहने वाला है नॉर्मल कंडीशंस में, ओके। इसके अलावा आप आयतन की बात करते हैं। तो आयतन आपका क्या होने वाला है? ये भी निश्चित होने वाला है। जितना आपका जो टेबल है वो यहाँ पर आयतन ग्रहण कर रहा है, जितनी जगह यहाँ पर घेर रहा है, अगर आप उसको दूसरे क्लासरूम में ले जा रहे हैं तो उसका आयतन उतना ही होगा वहां पर भी, ठीक है ना। इसके अलावा ये बात हो गई आकार और आयतन की। हम अंतरा आणविक बल देखते हैं इनके बीच में, यानी कि अगर आपका ठोस है तो हम क्या कहते हैं, ये सपोज कोई ठोस है, ठीक है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है ऐसा हम पढ़ते हैं। और वो कण कैसे होते हैं? एक दूसरे के बहुत पास पास लोकेट होते हैं। तो जब हम अंतरा आणविक बल की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अंतरा आणविक बल क्या है? दो अणुओं के जो ये कण है इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन, अगर मैं इन दोनों कणों को ले लूं तो ये इस प्रकार से एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, यानी आकर्षण बल है इन दोनों के बीच में, जिससे कि ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ को, एक दूसरे की तरफ को आकर्षित कर रहे हैं। तो उस अंतरा आणविक बल की बात कर रहे हैं। वो अंतरा आणविक बल कैसा होता है? यहाँ पर बहुत अधिक होता है, ठीक है, प्रबल होता है हम कहते हैं, ओके। यानी ये दोनों कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से बांधे हुए हैं या जोड़े हुए हैं, ऐसा हम पढ़ेंगे, ओके। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि कणों के बीच में, जब हम कणों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहां पर हम पढ़ते हैं कणों के बीच में दूरी भी होती है। समझ रहे हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है या अंतरा आणविक दूरी कहा जाता है। वो अंतरा आणविक दूरी कैसी हो जाती है बच्चे? जैसे आपको मैंने यहाँ पर ये ठोस का एक कणों का संरचना बनाई है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि जो ठोस के कण हैं वो बहुत पास पास हैं। मतलब अगर पास पास कोई चीज हमारे बहुत पास है, इसका मतलब हमारे और उसके बीच में डिस्टेंस नहीं है ज्यादा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये कण बहुत मजबूत आकर्षण बलों से जुड़े हुए हैं, जिनके कारण इनकी जो बीच की अंतरा आणविक दूरी हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और किसकी बात करते हैं? संपीड्यता की बात करते हैं आप। यानी कि अगर इनको दबाते हैं तो इनको दबाने पर क्या होता है? तो आपके जो ठोस होते हैं वो इजीली कंप्रेस नहीं होते, तो संपीड्यता लगभग इनकी नगण्य होती है, या आप क्या कहते हैं कि ये बहुत ही कम इनको संपीडित किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ठोसों की जिनके बारे में आप बात करते हैं और इनके आधार पर आप पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं और बताते हैं कि ये ठोस है या द्रव है। तो ठोस में ये आ गए। अभी बात करेंगे दूसरी आपकी जो अवस्था होती है वो क्या होती है? द्रव अवस्था।
लिक्विड जिसे आप कहते हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट का बेस्ट एग्जांपल है आपका वाटर, जल की बात आप करते हैं, ठीक है। तो जल का आकार कैसा है, शेप कैसा है पानी का? अगर हम पानी का शेप देखें, आपने थोड़ा सा पानी ले लिया है ग्लास में वाटर, तो उसका शेप कैसा है? तो आप कहेंगे ग्लास के शेप का है। अगर मैं कहूँ वही पानी मैं बॉटल में डाल रही हूँ तो अभी उसका शेप कैसा है? तो आप कहेंगे मैम जैसे बॉटल का शेप है वैसे ही उस जल का भी शेप होगा। अभी उसको आपने किसी और ग्लासवेयर में डाल दिया, सपोज बीकर में आपने डाल दिया है उसी पानी को, एक ही पानी है जो पहले ग्लास में था, ठीक है, पहले वो पानी ग्लास में था आपके यहाँ, फिर आपने कहा हमने किसी तो बॉटल में डाल दिया है उसको, ये आपकी बॉटल है सपोज, इसमें डाल दिया है आपने, इसके बाद आपने कहा हमने उसको बीकर में डाल दिया है, ओके। वही पानी है, पहले इसमें था, फिर आपने इसमें डाला, फिर आपने इसमें डाला। अगर आप आकार की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आकार बदल रहा है आपका, समझ रहे हैं? आकार आपका निश्चित नहीं है, जिस भी बर्तन में आप डाल रहे हैं उसी का वो आकार ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात आएगी सबसे पहले आकार की, तो आकार आपका निश्चित नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कह लेंगे, अनिश्चित आकार है द्रवों का, जितने भी द्रव होंगे। यहाँ पर हमने जल का एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा आप मिल्क की बात करें, आप ऑयल की बात करें, इसके अलावा और भी कई चीजें होती है, शैम्पू है आपका लिक्विड स्टेट में है, तो इन सब का आकार इनका निश्चित नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन, अगर सपोज आपके ग्लास में 100 ml वाटर था, उस 100 ml को आपने बॉटल में डाला तो वो बॉटल का भी 100 ml ही कवर करेगा। सेम उसको आपने बीकर में डाला तो वो बीकर का भी 100 ml वॉल्यूम ही कवर करेगा, यानी आयतन ग्रहण करेगा। तो आयतन आपका निश्चित है, ठीक है। आयतन ऐसा नहीं है कि आपने ग्लास में डाला, सपोज ग्लास 100 ml का ही था, 100 ml का ग्लास था, उसको भर के आपने पानी रख दिया और फिर आपने कहा कि मैं इस 100 ml को सपोज 500 ml के बॉटल में ट्रांसफर करता हूँ। 500 ml की बॉटल ले ली, उसमें 100 ml ग्लास से भरा हुआ पानी आप उस बॉटल में डाल रहे हैं, तो वो अगर बॉटल आपकी सपोज बॉटल है ये 500 ml की है, ये 500 ml है, ग्लास आपका था 100 ml, तो ये पूरा भरा हुआ था यहाँ तक पानी से, आपने कहा इसको मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो ये 500 ml की है, लेकिन पानी से ये पूरा 500 भरेगा नहीं, समझ रहे हैं? ये की तरह जहां तक 100 ml वॉल्यूम सपोज यहाँ तक आता है तो यहीं तक पानी इसमें भरा जाएगा। जो आपने ग्लास का पूरा पानी ट्रांसफर किया उसका लेवल कहाँ तक होगा, जहां तक उसमें 100 ml आएगा, समझ रहे हैं? तो यानी आयतन निश्चित है, इसका आयतन बदल नहीं रहा है, वेरी नहीं कर रहा है आपका, जबकि आकार क्या हो रहा था, बार बार चेंज हो रहा था। इसके अलावा आप किसकी बात करते हैं, अंतराण्विक बल की बात करते हैं, या आकर्षण बल भी आप लिखते हैं। यहाँ पर आपका जो ठोसों में की अपेक्षा क्या हो जाता है, कण आपके थोड़ा दूर दूर लोकेट हो जाते हैं, तो ये कण जो आपके ये कण हैं, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल कार्य करेगा यहाँ पर, ठीक है। और वो आकर्षण का बल बच्चे कैसा हो जाता है, वो दुर्बल हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड, ओके। ठोसों की अपेक्षा क्या हो जाता है, ठोसों की अपेक्षा या ठोसों की तुलना में दुर्बल। क्लियर है? अंतरा आणविक दूरी की बात करते हैं हम, तो अंतरा आणविक दूरी जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है, संरचना दिख रही है आपको कणों की, कण किस प्रकार उपस्थित है वहां पर, तो आपको दिख रहा है दो कणों के बीच में और स्पेस बढ़ गया है। जैसे आपने यहाँ ठोस में देखा था तो यहाँ पर कण क्या है, बहुत पास पास है, लेकिन यहाँ पर कण आपके दूर दूर चले गए हैं, तो यानी स्थान जो है वो ठोसों की अपेक्षा अधिक है। ओके, चलिए अब बात करेंगे संपीड्यता की।
संपीड्यता की बात करते हैं तो द्रव आपके संपीडनीय होते हैं, यानी इनको किसी हद तक आप दबा सकते हैं, इनको दबा करके इनका आकार कम कर सकते हैं, तो ये संपीडनीय होते हैं। इसके अलावा तरलता का गुण इनमें होता है, बहते हैं आपके द्रव, और बहते कैसे हैं बच्चे, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। आप पानी डालते हैं कहीं पर तो पानी ऊपर की सरफेस से नीचे की सरफेस की तरफ को फ्लो करता है। ओके, तो ये तरलता का गुण होता है। जैसे ठोसों में आप दृढ़ता का गुण देखते हैं कि दृढ़ होते हैं, जैसे मैंने आपके टेबल की बात की, चेयर की बात की, जो वुड से बने हुए हैं सपोज, तो वो आपका दृढ़ है, यानी कि वो नॉर्मल कंडीशंस में अपने शेप को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा सा प्रेशराइज करो, टेबल में थोड़ा प्रेशर बनाओ, तो क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार से द्रव जो आपके हैं वो दृढ़ नहीं है। पानी में अगर आप हाथ मारते हैं तो वो क्या होता है? स्प्लैश कर जाता है, तो वो आपका दृढ़ नहीं है, उसमें क्या है? तरलता का गुण है, वो फ्लो कर रहा है इजीली। चलिए, ये आपके द्रव के बारे में बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं गैस, जो कि तीसरा आपकी भौतिक अवस्था है। यहाँ पर गैसेस भी क्या होती हैं? इनका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित है। आकार का अनिश्चित होना समझ आता है, क्योंकि जो कणों की गति होती है वो रैंडम होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ओके, जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के कण इस तरह दूर दूर सिचुएटेड होते हैं कहीं पर भी, और इनकी रैंडम मोशन होता है इनमें, ये कहीं को भी ट्रेवल कर रहे होते हैं। ओके, और होता यह है कि ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उनकी दीवारों पर प्रेशर बना रहे होते हैं, क्योंकि उनको बाहर निकलना होता है। बाहर क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स जो इनके बीच में है, यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो कैसा हो गया है? बहुत ही वीक हो गया है, आकर्षण बल बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, बांधे हुए नहीं है एक दूसरे को बल से, तो क्या करेंगे? कहीं भी जाते रहेंगे इधर उधर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इधर उधर कहीं भी गति करते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, और आप क्या कहते हैं कि जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उस कंटेनर का जो दीवार होगी या वॉल होगी उस पर ये कंटिन्यूसली प्रेशर बनाते हैं या टकराते रहते हैं वो कण। ओके, इसके बाद आप क्या बात करते हैं? दूरी की। तो जो आपने कहा अंतर आणविक आकर्षण बल, तो ये कैसा होता है? ये दुर्बल होता है, सबसे दुर्बल, यानी ठोस और आपका द्रव, उन दोनों से बहुत कम यहाँ पर आकर्षण बल होता है। इसके बाद अंतराण्विक दूरी, ये सबसे अधिक होती है। ठीक है, यानी कि अब कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस, आपका स्थान जो है वो आ गया है। क्लियर? संपीडिता की बात करते हैं। तो ये बहुत अधिक संपीडनीय है। तरलता की बात करेंगे तो ये फ्लो करते हैं, और फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है बच्चे? ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, बहते हैं, बहने का गुण है इनमें, और ये कहीं को भी फ्लो करते हैं। जैसे कि आप परफ्यूम कहीं पर स्प्रे कर रहे हो तो आप क्या देखते हैं? आगे पीछे लेफ्ट राइट सभी डायरेक्शन में स्मेल जा रही है, यानी हवा का जो आपका ट्रैवल, हवा में वो स्मेल कर रही है, तो हवा आपकी सभी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा है ना कि हवा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहती हो,
हवा तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। तो यानी कि गैसें आपकी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं। उनका फ्लो का डायरेक्शन वाटर या लिक्विड की तरह नहीं है। जैसे लिक्विड स्टेट में आपका जो फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो कैसा है कि ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल को ही फ्लो होगा, तो वैसा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप रिजिडिटी की बात करते हैं यानी दृढ़ता, तो गैसें आपकी दृढ़ नहीं है, इसीलिए वो संपीडनीय है, बहुत अधिक संपीडनीय है। आप उनको कंप्रेस करके किसी भी सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। इतनी ज्यादा गैस जो कि पूरे कमरे का वॉल्यूम कवर कर रही है, उसको आप संपीडित करके, सपोज ये आपका रूम है, इस रूम में आप कह रहे हैं कि मैंने पूरी गैस भरी हुई है, यहाँ गैस है, ठीक है, ये गैस के 5 पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, और मैं कह रही हूँ इसकी तुलना में आपको एक छोटा सा बॉक्स लेना है और इसमें इस गैस को ट्रांसफर करना है, तो ये यहाँ भी 5 कण इजीली आ जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इन कणों की जो बीच की दूरी थी इसको कम कर दिया। समझ रहे हैं? तो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, और प्रेशर अप्लाई करने से कभी कभी आपका स्टेट भी चेंज हो जाता है। आप कहते हो कि हमने गैस को अगर बहुत ज्यादा संपीडित कर दिया है तो वो द्रव में बदल जाती है, यानी प्रेशर अप्लाई किया आपने तो वो द्रव में बदल जाएगी। समझ रहे हैं? तो आप संपीडिता कहते हैं कि बहुत अधिक संपीडनीय है। इसके अलावा जैसे आपने आयतन अनिश्चित कहा, तो वो हम वही कह रहे हैं कि अगर आपने इसमें 100 ml सपोज कोई गैस डाली है, 100 ml वॉल्यूम है उसका, और इसका आकार आपका 1000 ml है, सपोज 4000 ml है सपोज, ठीक है, 100 ml गैस को आपने 100 ml वॉल्यूम को आपने 4000 ml के किसी कंटेनर में डाला है, तो उसने उसका पूरा आयतन ग्रहण कर लिया। यानी कि अभी गैस उसकी दीवारों से 4000 ml की जो कंटेनर है उसकी दीवारों से टकरा रही है। फिर आपने कहा है कि हमने उसी गैस को दोबारा से 100 ml के किसी कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है। तो इस प्रकार से आपका वो 100 ml में तो आ ही जाएगा ना। अगर आप 100 ml पानी डाल रहे हो तो 100 ml के बर्तन में तो वो आ ही जाएगा। 100 ml गैस की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको कोई गैस 100 ml ली है आपने, तो 100 ml के कंटेनर को तो पूरा फिल करेगा ही। लेकिन चूंकि उनके कणों के बीच में गैसीय अवस्था है, कणों के बीच में आकर्षण का बल बहुत कम है, दूरी बहुत ज्यादा हो रही है कणों के बीच में, तो आपने वो 100 ml जब 4000 ml के कंटेनर में ट्रांसफर किया, तो आप क्या कहते हैं कि वो 100 ml ने उसका पूरा आयतन ग्रहण कर लिया है। ये आप इजीली समझ सकते हैं कि जैसे आपने परफ्यूम का बहुत छोटा सा, सपोज आपके पास कोई बॉटल है, 100 ml की है, 50 ml की है, 80 ml की है, जितनी ml की भी है, उसमें आपने गैस को पूरा बंद करके रखा हुआ है। जैसे ही आप उससे प्रेशर हटाते हैं, रिलीज करते हैं, वो पूरे रूम में आपका फैल जाती है। उसका विसरण भी हो रहा है वहां पर हवा के माध्यम से, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा स्थान को ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो आप स्मेल से उसको फील कर सकते हैं नॉर्मली। तो इस तरीके से आपने तीनों अवस्थाएं, जो मुख्य अवस्थाएं हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठोस, द्रव और गैस, तीनों के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। और हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे कि ठोस अवस्था क्या है। तो इस प्रकार से आप ठोस, द्रव, गैस में आप कंपेयर कर सकते हैं। 9th में आपने ये पढ़ा है फिजिकल स्टेट्स के बारे में, 11th में आपने बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन देखी है मैटर की। तो इसके बाद अब हम ये बात करते हैं यहाँ पर ठोस अवस्था की, ठीक है। सॉलिड्स यानी ठोस क्या होते हैं? सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। उनका आकार क्या है बच्चे? आकार उनका निश्चित है, हम जैसे हमने कहा, शेप एंड मास। ओके, उनका आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों ही कैसे हैं? निश्चित है। ड्यू टू द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पोजिशन ऑफ पार्टिकल। डिस्टेंस कैसी है पार्टिकल के बीच में? शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत कम दूरी है। क्लियर? इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं? पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स एंड स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बिटवीन देम। और जो बल है उनके बीच में वो कैसा है? बल आपका बहुत अधिक है, यानी कि प्रबल बल, आकर्षण बलों के द्वारा वो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए। क्लियर? जैसे आपको यहाँ पर एक ठोस की संरचना दिखाई दे रही है, ये ठोस किससे? कणों से मिलकर के बना हुआ है, और ये कण एक दूसरे से कैसे हैं? कुछ दूरी पर हैं, या आप क्या कहेंगे कि इनके बीच में ये सारे कण नहीं है जो पार्टिकल से आपका ठोस बना हुआ है।
ये सिर्फ कुछ आपके पार्टिकल्स की बात हो रही है जिनको आप शेल कहेंगे, बाद में यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है, उनकी बात हो रही है। आप क्रिस्टल जालक पढ़ेंगे अभी, क्रिस्टल लैटिस जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में बात होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, यानी कुछ विशेष गुण क्या है सॉलिड के। सबसे पहले दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। यानी कि ठोसों का जो द्रव्यमान, आयतन और आकार है वो निश्चित है। इसके अलावा सेकेंड है आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, यानी कि जो कणों के बीच की दूरी है वो कैसी है, वो बहुत कम है। थर्ड है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, जो आकर्षण के बल हैं या जिन बलों के द्वारा वो कण आपस में जुड़े हुए हैं वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी प्रबल बलों के द्वारा ठोस के कण आपस में जुड़े हुए हैं। फोर्थ है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ओके, क्या कहा जा रहा है, किसी भी ठोस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो कि क्या हो सकता है, एटम हो सकता है आपका यानी परमाणु, मॉलिक्यूल यानी कि कोई अणु हो सकता है, इसके अलावा आयंस भी हो सकते हैं, तो इनकी फिक्स पोजीशन है एंड कैन ओनली ऑसिलेट, वो सिर्फ ऑसिलेशन शो करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से। ओके, फिफ्थ है दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये संपीडनीय नहीं है, यानी अगर हम इनको दबा रहे हैं तो ये दब नहीं रहे, और रिजिड तो है ही, दृढ़ है, क्योंकि आकार अपना बनाए हुए हैं। किसी भी प्रकार से अगर हम इनको प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये अपने आकार में मॉडिफिकेशन नहीं चाह रहे हैं, और साथ ही चेंज नहीं कर रहे हैं आकार को, ठीक है ना। तो ये सारा सॉलिड्स के बारे में हो गया, जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो बच्चों ये ठोस के बारे में हो गया, कणों की निश्चित स्थिति के बीच कम दूरी और उनके बीच मजबूत यानी कि प्रबल अंतःक्रिया के कारण ठोस का निश्चित आयतन, आकार और द्रव्यमान होता है। ठोस अवस्था के लक्षण या गुण इस प्रकार हैं, इनका निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार होता है। अंतराणुक दूरियां जो होती हैं वो कम होती हैं, अंतराणुक बल प्रबल होते हैं। इनके घटक कण यानी अवयवी घटक जो है परमाणु, अणु या आयन की स्थिति निश्चित होती है और वे केवल अपनी औसत स्थिति के बारे में दोलन कर सकते हैं। ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने पदार्थ की बात की, उसकी 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं की बात की जो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके अलावा सॉलिड स्टेट क्योंकि आपका चैप्टर है, तो ठोस अवस्था के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और आने वाले सेशन में हम ठोस के प्रकारों की बात करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।